अगर हम एक पल के लिए कल्पना करें कि हम एक खाली कमरे में बिल्कुल अकेले बैठे हैं, मतलब कोई नहीं देख रहा है, कोई कैमरा नहीं है, फिर भी अगर शर्ट का कोई बटन खुला है तो हम उसे झट से बंद कर लेते हैं। हाँ, और अगर जोर से डकार आ जाए तो हम थोड़ा झिझकते हैं। कई बार तो अपना मुंह भी ढक लेते हैं। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि उस खाली कमरे में ऐसा क्यों होता है? मतलब जब वहां कोई है ही नहीं तो हमें जज कौन कर रहा है? देखिए, वो जो आवाज है ना, जो हमें बता रही है कि सही व्यवहार क्या है, वो असल में उस चीज की है जिसे हम समाज कहते हैं। समाज? लेकिन वो तो बाहर होता है ना। यही तो सबसे दिलचस्प बात है। समाज केवल कमरे के बाहर किसी सड़क या संसद में नहीं है, बल्कि वो सीधे हमारे दिमाग के अंदर बैठा हुआ है। हाँ। हम अक्सर समाज को एक बाहरी ढांचे की तरह देखते हैं, जैसे ईंट और पत्थर से बनी कोई बहुत विशाल इमारत, हाँ। या फिर अदालतों और पुलिस से बनी कोई कड़े नियमों वाली व्यवस्था जो हम पर राज करती है। सही बात है। लेकिन आज की हमारी इस डीप डाइव में हम इसी तस्वीर को पूरी तरह से पलटने वाले हैं। बिल्कुल। आज के हमारे स्रोत 20वीं सदी के बेहद प्रभावशाली अमेरिकी दार्शनिक और समाजशास्त्री जॉर्ज हर्बर्ट मीड के काम पर आधारित हैं। हम मुख्य रूप से उनकी 1934 में आई किताब माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी पर चर्चा करेंगे। और साथ ही 1932 से 38 के बीच के उनके नोट्स और जो आरेख हैं, उनकी गहराई में भी उतरेंगे। एकदम सही। तो हमारा मिशन आज ये समझना है कि कैसे इंसान सिर्फ भाषा और छोटे-छोटे प्रतीकों, मतलब सिंबल्स के सहारे अपनी पूरी पहचान और इस पूरी सामाजिक दुनिया का निर्माण करता है। मीट का काम ना इसलिए भी क्रांतिकारी माना जाता है क्योंकि उन्होंने समाज को देखने का लेंस ही बदल दिया था। मतलब उनके इस विचार को बाद में प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद या सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म का नाम दिया गया। वैसे ये शब्द मीड ने खुद इस्तेमाल नहीं किया था ना। हाँ बिल्कुल, ये उनके छात्र हर्बर्ट ब्लूमर की देन है, लेकिन पूरी जो नींव है ना, वो मीड के ही विचारों पर खड़ी है। तो समाजशास्त्र के इतिहास में अगर हमें मीड की इस एंट्री को समझना है तो हमें पहले ये देखना होगा कि उनसे पहले वाले विचारक क्या कर रहे थे। जैसे कार्ल मार्क्स या एमिल दुर्खीम। हाँ, मार्क्स, दुर्खीम या क्लॉड लेवी स्ट्रॉस जैसे दिग्गजों को पढ़ते समय हमेशा ऐसा लगता है जैसे जैसे वे किसी बहुत बड़ी चीज का अध्ययन कर रहे हों। क्योंकि उनका नजरिया मैक्रो यानी बहुत बड़े पैमाने पर केंद्रित था। अगर हम दुर्खीम के प्रकार्यवाद मतलब फंक्शनलिज्म को देखें तो वे इस बात पर रिसर्च कर रहे थे कि धर्म या कानून जैसी बड़ी संस्थाएं पूरे समाज को कैसे बांध कर रखती हैं। और मार्क्स का जो संघर्ष परिप्रेक्ष्य था वो वर्गों के बीच के विशाल आर्थिक टकरावों पर फोकस करता था। बिल्कुल। और लेवी स्ट्रॉस का संरचनावाद भी बड़े सांस्कृतिक ढांचों की ही बात करता है। इन सब में एक बात आम थी, वे मानते थे कि समाज एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली मशीन है। और अकेला इंसान बस उस बड़ी मशीन का एक छोटा सा पुर्जा है। हाँ, जो समाज के बनाए सांचों में ढलने को बस मजबूर है। मतलब अगर बाकी सारे समाजशास्त्री एक बहुत बड़ी दूरबीन लेकर पूरी गैलेक्सी को देख रहे थे जहां इंसान बस एक अनदेखा सा तारा है, तो मीड ने वो दूरबीन किनारे रख दी। बिल्कुल सही एनालॉजी है। मीड ने दूरबीन की जगह एक माइक्रोस्कोप उठाया और एक अकेले इंसान के व्यवहार, उसकी आंखों के इशारे या उसके बात करने के तरीके पे फोकस करना शुरू कर दिया। तो ये मैक्रो से माइक्रो की ओर एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। एकदम। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद पूरी तरह से एक माइक्रो लेवल या सूक्ष्म स्तरीय सिद्धांत है। मीड गैलेक्सी की बजाय उन सबसे छोटे कणों की स्टडी कर रहे थे जिनसे वो गैलेक्सी बनती है। और उनके लिए वे कण क्या थे? इंसानों के बीच होने वाले संवाद और अंतःक्रियाएं। उनका सीधा सा तर्क था कि मनुष्य कोई निष्क्रिय जीव नहीं है कि बस बाहरी नियमों के आगे घुटने टेक दे। इंसान अर्थ का निर्माता है। मतलब समाज में हर एक चीज एक प्रतीक है। हाँ, और हम लगातार शब्दों और इशारों के जरिए अर्थ का लेन देन करते हैं। इसी लेन देन से ही समाज रोज बनता और बिगड़ता है। लेकिन एक सेकंड, यहीं से असली उलझन शुरू होती है। मतलब क्या वाकई हमारे हाथ हिलाने, मुस्कुराने या किसी को घूरने जैसे छोटे छोटे इशारे मिलकर इतना विशाल समाज बना सकते हैं? सुनने में अजीब लगता है। हाँ, मतलब ये तो ऐसा हुआ ना जैसे कोई कहे कि पानी की एक बूंद को समझ लेने से पूरा समुंदर समझ आ जाएगा। पर देखिए, उस समुंदर को समझने के लिए हमें उस बुनियादी बूंद को ही चीर कर देखना होगा। अगर समाज इन माइक्रो इंटरैक्शन से बनता है तो हमें उस सबसे बुनियादी यूनिट को समझना होगा जिसे मीड क्रिया या एक्ट कहते हैं। अच्छा, तो ये एक्ट काम कैसे करता है? सामाजिक संपर्क के दो सबसे बेसिक एलिमेंट्स हैं, क्रिया और संकेत।
कोई भी सामाजिक क्रिया तब होती है जब उसमें कम से कम 2 लोग शामिल हों। मीड ने इस बुनियादी क्रिया को 4 क्रमिक चरणों में बांटा है। कौन से 4 चरण? पहला आवेग, दूसरा अनुभूति, तीसरा संचालन और चौथा पूर्णता। चलिए इन 4 चरणों को थोड़ा जमीन पर उतारते हैं। बिल्कुल। मैं रोजमर्रा की जिंदगी का एक उदाहरण लेता हूँ। मान लीजिए सुबह सुबह मैं गहरी नींद में हूँ। अचानक मेरे कमरे में रसोई से ताज़ा कॉफी की महक आती है। ये महक मेरी नाक तक पहुँचती है। क्या ये पहला चरण हुआ? हाँ। यानी आवेग या इम्पल्स, जहां मुझे एक संवेदी उत्तेजना मिली? बिल्कुल। वो महक वो बाहरी ट्रिगर है जिसने आपकी इंद्रियों को जगाया। ये एक तत्काल बायोलॉजिकल या जैविक उत्तेजना है। ठीक है, तो महक आने के बाद मेरा आधा सोया हुआ दिमाग ये प्रोसेस करता है कि अरे ये तो कॉफी है और मुझे उठने के लिए इसकी सख्त जरूरत है। यानी मैं उस उत्तेजना के प्रति एक दिमागी प्रतिक्रिया दे रहा हूं। ये दूसरा चरण है, अनुभूति या परसेप्शन। एकदम सही। यहाँ आपका दिमाग उस उत्तेजना को एक अर्थ दे रहा है। आपने महक को पहचाना और अपनी जरूरत को महसूस किया। फिर मैं अपनी रजाई को हटाता हूँ, उठकर रसोई तक जाता हूँ, मशीन का बटन दबाता हूँ और एक कप में कॉफी निकालता हूँ। मैं अपनी जरूरत पूरी करने के लिए एक फिजिकल एक्शन ले रहा हूँ। और यही तीसरा चरण है, संचालन या मैनिपुलेशन। ये क्रिया का सबसे एक्टिव हिस्सा है जो आप अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए उठाते हैं। और आखिर में मैं उस गर्म कॉफी का पहला घूंट लेता हूँ। मुझे सुकून मिलता है और मेरी तलब शांत हो जाती है। ये चौथा चरण हुआ, पूर्णता या कंज्यूमेशन। परफेक्ट। क्रिया यहाँ खत्म हो गई। लेकिन एक मिनट, इस पूरे उदाहरण में तो मैं बिल्कुल अकेला हूं ना? इसमें समाज या संकेत कहाँ से आया? बहुत सही सवाल है। ये जो आपने बताया वो एक जैविक क्रिया का उदाहरण था। ये सामाजिक तब बनती है जब इस प्रक्रिया के बीच में कोई दूसरा इंसान आ जाए। अच्छा, तो अगर मैं इसे बदल दूं, मान लीजिए मैं कॉफी मशीन तक गया, लेकिन मशीन खराब है। मैं अपने रूममेट की तरफ देखता हूं और अपनी खाली कॉफी का मग उसकी ओर करके अपना सिर हिलाता हूं। बस यहाँ आपने जो किया वो एक संकेत है। सामाजिक क्रिया का मूल तंत्र यही संकेत होता है। मतलब मैंने बिना कुछ बोले अपने रूममेट को एक संदेश दिया, लेकिन क्या हर संकेत संचार या कम्युनिकेशन बन जाता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि मान लीजिए मैंने खाली मग दिखाकर सिर हिलाया, ये सोचकर कि क्या तुम मेरे लिए बाहर से कॉफी ला सकते हो, लेकिन मेरे रूममेट को लगा कि मैं पूछ रहा हूँ क्या तुमने मेरी कॉफी पी ली, और वो बेवजह नाराज हो गया। हाँ, यहाँ तो मेरे संकेत का अर्थ पूरी तरह से बदल गया ना। और मीड के सिद्धांत में ये एक बहुत ही अहम पड़ाव है। अगर ऐसा होता है तो वो संचार नहीं है। संचार तभी संभव है जब कोई संकेत एक सार्थक प्रतीक यानी सिग्निफिकेंट सिंबल बन जाए। सार्थक प्रतीक मतलब दोनों के लिए उसका मतलब एक हो? बिल्कुल। कोई संकेत सार्थक प्रतीक तब बनता है जब संकेत देने वाले और संकेत प्राप्त करने वाले दोनों के दिमाग में, मीड के शब्दों में कहूं तो कार्यात्मक रूप से समान प्रतिक्रिया हो। कार्यात्मक रूप से समान प्रतिक्रिया मतलब दोनों का रिएक्शन सेम हो। जब मैं मग दिखाऊं तो मेरा रूममेट भी ठीक वही समझे जो मैं समझाना चाहता हूं। एकदम। जब आप दोनों के दिमाग में उस इशारे का एक ही अर्थ ट्रिगर हो, तब वो संकेत एक सार्थक प्रतीक बन जाता है। यार ये तो एक पुल की तरह है जो दो अलग अलग लोगों के दिमाग को जोड़ देता है। और इसी पुल से मानव इतिहास के सबसे बड़े चमत्कार का जन्म होता है, भाषा। भाषा कैसे? जब हम ऐसे मौखिक संकेतों का उपयोग करते हैं जो हम दोनों के लिए सार्थक प्रतीक हैं, तो वे व्यवस्थित होकर भाषा का रूप ले लेते हैं। जैसे जब आप कुर्सी शब्द बोलते हैं तो आपके और मेरे दोनों के दिमाग में 4 पैरों वाली बैठने की एक चीज उभरती है। बिल्कुल। भाषा और कुछ नहीं बल्कि ऐसे ही साझा सार्थक प्रतीकों का एक विशाल खजाना है जिसे समाज ने सदियों में जमा किया है। इस बात की थोड़ी और परतें उधेड़ते हैं। अगर भाषा केवल साझा प्रतीकों का एक खजाना है जो हमने समाज से उधार लिया है, तो इसका मतलब है कि भाषा कोई प्राकृतिक चीज नहीं है जो हमारे अंदर पहले से मौजूद थी। सही बात है। लेकिन मीड के सिद्धांत का सबसे बड़ा दावा तो ये है कि इन प्रतीकों और भाषा से ही हमारा मन और हमारा स्व या सेल्फ बनता है। ये बात तो थोड़ी दिमाग घुमा देने वाली है। हाँ, ये काफी गहरा कॉन्सेप्ट है। मतलब क्या हम एक बने बनाए स्व या अपनी एक पहचान के साथ पैदा नहीं होते? देखिए, विज्ञान और दर्शन दोनों में ये एक बहुत बड़ी बहस रही है, लेकिन मीड का जो रुख है वो एकदम स्पष्ट है। उनके हिसाब से स्व कोई आत्मा
या जन्मजात बायोलॉजिकल चीज नहीं है जिसे लेकर इंसान पैदा होता है। तो जन्म के समय हम क्या होते हैं? जन्म के समय एक बच्चे के पास केवल एक जैविक शरीर होता है और वो शरीर तब तक स्व में नहीं बदल सकता जब तक कि उसके भीतर मन यानी माइंड विकसित ना हो जाए। अच्छा, अगर दिमाग या ब्रेन वो जैविक अंग है जो हमारी खोपड़ी के अंदर है, तो फिर ये मन क्या बला है? समाजशास्त्रीय नजरिए से मन कैसे काम करता है? मेद कहते हैं कि मन कोई स्थिर वस्तु या कोई डब्बा नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, एक आंतरिक संवाद या इनर कॉन्वर्सेशन। आंतरिक संवाद, खुद से बात करना। हाँ, इसे इस तरह से सोचिए, हम बचपन से बाहरी दुनिया के साथ लगातार बातचीत करते हैं, माता पिता से, दोस्तों से। जब हम उसी बाहरी बातचीत के तरीके, उन प्रतीकों और शब्दों को उठाकर अपने दिमाग के अंदर ले जाते हैं और खुद से बात करने लगते हैं, तो वो मन बन जाता है। अरे वाह! तो आप कह रही हैं कि अगर मेरे पास भाषा नहीं है तो मेरे पास मन भी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। मतलब जब मैं अकेला बैठा होता हूँ और सोचता हूँ कि यार आज ऑफिस में बॉस से बहस करके मैंने सही किया या गलत, तो मैं असल में समाज द्वारा दी गई भाषा का इस्तेमाल करके अपने ही अंदर एक सामाजिक अदालत लगा रहा हूँ। एकदम सटीक उदाहरण है। यानी मेरी सोच, मेरे विचार असल में समाज की ही आवाजें हैं जो मेरे अंदर गूंज रही हैं। यही कारण है कि मीड कहते हैं कि इंसान अर्थ का निर्माता भी है और अर्थ से निर्मित भी। हम उन बाहरी प्रतीकों को ग्रहण करते हैं और उन्हें अपने आंतरिक जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। और इसी से सेल्फ बनता है? हाँ, बाहरी दुनिया का ये जो आंतरिक रूप हमारे अंदर चलता रहता है, उसी से हमारे स्व का निर्माण होता है। हम अपने आप को तभी पहचान सकते हैं जब हम खुद को किसी और की नज़र से, किसी और के प्रतीकों के माध्यम से देख सकें। पर यहाँ एक बड़ा पेच है। क्या? अगर मेरा मन और मेरा पूरा स्व समाज की ही भाषा और प्रतीकों से बना है, तो फिर हम सब कार्बन कॉपी क्यों नहीं है? अच्छा सवाल है। मतलब हम सब रोबोट की तरह समाज के नियमों पर क्यों नहीं चलते? दुनिया में इतनी विविधता, विद्रोह और नयापन कहाँ से आता है? अगर सब कुछ समाज तय कर रहा है, तो मेरी अपनी क्रिएटिविटी कहाँ गई? इसका जवाब स्व की संरचना में ही छिपा है। मीड बताते हैं कि हमारा जो स्व है वो कोई एक अखंड टुकड़ा नहीं है। इसके भीतर दो अलग-अलग हिस्से हैं और उनके बीच एक जबरदस्त तनाव हमेशा चलता रहता है। कौन से दो हिस्से? ये दो हिस्से हैं, मुझे यानी मी और मैं यानी आई। मुझे और मैं। पहली बार सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे दोनों एक ही बात हैं। व्याकरण के हिसाब से भले ही लगे, लेकिन समाजशास्त्र में ये एक दूसरे के एकदम विपरीत हैं। पहले बात करते हैं मुझे या मी की। यह आपके स्व का वो हिस्सा है जिसका पूरी तरह से सामाजिकरण हो चुका है। मतलब सोशलाइज्ड हिस्सा। हाँ, ये वो हिस्सा है जिसने समाज के सारे नियम, शिष्टाचार और अपेक्षाएं रट ली हैं। ये जानता है कि लोग आपसे क्या उम्मीद करते हैं। अच्छा, मतलब ये वो हिस्सा है जो मुझे खाली कमरे में भी डकार लेने पर मुंह ढकने को कहता है, क्योंकि समाज ने मुझे सिखाया है कि वो सभ्य तरीका नहीं है। बिल्कुल। मुझे हमेशा अतीत के अनुभवों से सीखता है और हमारे व्यवहार में अनुरूपता या कन्फॉर्मिटी लाता है। पुराने या आदिम समाजों में इस मुझे का ही बोलबाला ज्यादा था, जहां परंपराओं को आंख मूंद कर मानना सबसे जरूरी होता था। एकदम। तो फिर मैं या आई क्या काम करता है? मैं हमारे स्व का वो हिस्सा है जो पूरी तरह से सहज, अप्रत्याशित, रचनात्मक और आजाद है। ये किसी नियम से बंधा नहीं है। तो ये स्पॉन्टेनियस है। हाँ, ये मुझे के दबाव के बावजूद उस पल में आपकी त्वरित और सच्ची प्रतिक्रिया है। ये अतीत की बजाय वर्तमान और भविष्य पर केंद्रित होता है। इसे समझने के लिए मैं कल्पना करता हूँ। मान लीजिए हम इसे गाड़ी की तरह देखते हैं। ठीक है। समाज ने मुझे जो नियम सिखाए हैं, यानी मेरा मुझे या मी, वो इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील और ब्रेक है। वो सुनिश्चित करता है कि मैं गाड़ी को लेन के अंदर चलाऊं, लाल बत्ती पर रुक जाऊं। बिल्कुल। लेकिन अगर गाड़ी में सिर्फ ब्रेक और स्टीयरिंग हो तो गाड़ी अपनी जगह से हिलेगी ही नहीं। इसलिए मुझे एक इंजन की जरूरत है जो मुझे आगे धकेले, रफ्तार दे, और वो इंजन है मेरा मैं या आई। क्या बात है! ये गाड़ी का रूपक इस प्रक्रिया को बेहतरीन तरीके से स्पष्ट करता है। और ऐसा नहीं है कि गाड़ी चलाते वक्त आप पहले सिर्फ इंजन का इस्तेमाल करते हैं और फिर सिर्फ ब्रेक का। दोनों एक साथ काम करते हैं। हाँ, एक बैलेंस चाहिए। बिल्कुल। मैं और मुझे के बीच एक निरंतर बिना रुके चलने वाला संवाद होता रहता है। जैसे किसी बहुत ही उबाऊ ऑफिस मीटिंग में बैठे हो ना। बताइए। मेरा मुझे मुझसे कह रहा है चुपचाप बैठे रहो, सिर हिलाते रहो, क्योंकि बॉस बात कर रहा है। सही बात है। लेकिन मेरे अंदर का जो मैं है वो बोरियत से पागल हो रहा है
और अचानक मेरे मुंह से कोई ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया निकल जाता है जो मीटिंग का पूरा माहौल ही बदल देता है। और जब वो अचानक आया विचार काम कर जाता है तो समाज उसे स्वीकार कर लेता है। और पता है फिर क्या होता है? भविष्य के लिए वो नया विचार आपके मुझे का हिस्सा बन जाता है। अरे वाह, तो ये एक लूप है। हाँ, ये एक सतत प्रक्रिया है। जब आप अत्यधिक क्रोध या अत्यधिक उत्साह की स्थिति में होते हैं तब मुझे कमजोर पड़ जाता है और मैं हावी होकर काम करता है। इसी घर्षण से समाज में नए विचार आते हैं। लेकिन ये गाड़ी चलाना कोई बच्चा पैदाइशी तो नहीं जानता। ये मैं और मुझे का जटिल खेल एक बच्चे के अंदर विकसित कैसे होता है? इसके भी कुछ चरण हैं। मतलब मेरे अपने 4 साल के भतीजे को ही देख लीजिए। शुरुआत में तो वो कुछ नहीं समझता था। मैं ताली बजाता तो वो भी बस मुझे देखकर ताली बजा देता था। वही तो बच्चे के विकास का पहला चरण है। मीड ने स्व के विकास को 3 मुख्य चरणों में बांटा है। वो पहला चरण जो आपने बताया उसे अनुकरण अवस्था या इमिटेशन स्टेज कहते हैं, जो शुरू के 2 साल तक होती है। हाँ, जन्म से लेकर लगभग 2 साल तक। इस अवस्था में बच्चा केवल दूसरों के व्यवहार की नकल करता है। उसके पास कोई अपना मन या स्व नहीं होता। हाँ, वो बस एक शीशे की तरह काम करता है। लेकिन अब वो थोड़ा बड़ा हो गया है। अब वो अपने खिलौने वाले स्टेथोस्कोप से मेरी धड़कन चेक करता है और डॉक्टर बनने का नाटक करता है। रोल प्लेइंग। हाँ, कभी वो सुपर हीरो बन जाता है। ये तो सिर्फ नकल नहीं है, वो सच में उस किरदार को जी रहा होता है। यह विकास का दूसरा चरण है, खेल अवस्था या प्ले स्टेज। ये लगभग 2 से 6 साल की उम्र के बीच होता है। यहाँ बच्चा किसी एक विशिष्ट इंसान जैसे डॉक्टर, माँ या पुलिस वाले के नजरिए को अपनाने की कोशिश करता है। तो इसे समाजशास्त्र में क्या कहते हैं? इन विशिष्ट लोगों को विशिष्ट अन्य या स्पेसिफिक अदर कहा जाता है। यानी बच्चा अभी सिर्फ एक बार में एक ही इंसान के नियम समझ पा रहा है। तो तीसरा चरण क्या है? वो अवस्था जब उसे पता चलता है कि दुनिया सिर्फ मम्मी पापा ना डॉक्टर से नहीं चल रही है। वो अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण है, खेल कूद अवस्था या गेम स्टेज, जो 7 साल या उससे अधिक उम्र में आता है। यहाँ बच्चा सिर्फ एक भूमिका नहीं निभाता, बल्कि वो एक साथ कई भूमिकाओं को समझना सीख जाता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए वो बच्चा बड़ा होकर मैदान में क्रिकेट खेल रहा है। अब उसे सिर्फ ये नहीं सोचना कि उसे बल्लेबाजी कैसे करनी है। उसे ये भी समझना होगा कि गेंदबाज किस रणनीति से गेंद फेंकेगा, फील्डर पीछे से दौड़कर कैसे आएगा। उसे खेल के सारे नियमों का एक पूरा नक्शा अपने दिमाग में रखना होता है। बिल्कुल, और यही वो बिंदु है जहां स्व पूर्ण अर्थों में विकसित होता है। क्रिकेट के विनियम, अंपायर और दर्शकों की उम्मीदें, इन सबको मिलाकर मीड जनरलाइज्ड अदर या जनरलाइज्ड अदर कहते हैं। जनरलाइज्ड अदर मतलब? ये समाज का वो व्यापक अदृश्य समूह है जिसकी अपेक्षाओं को हम अपने अंदर बसा लेते हैं। यार, ये तो ऐसा है जैसे हमारे दिमाग के अंदर एक पूरा स्टेडियम बैठ गया हो जो लगातार हमारे हर कदम को देख रहा है और जज कर रहा है। ये बहुत ही सटीक चित्रण है। विकास के इन चरणों में 2 स्तरों का प्रभाव दिखता है। माइक्रो स्केल पर विशिष्ट अन्य, जैसे माता पिता, जो हम पर सीधा प्रभाव डालते हैं। और मैक्रो स्केल पर सामान्यकृत अन्य, जो व्यापक समाज के वे अलिखित नियम हैं जो हमारे दिमाग का हिस्सा बन जाते हैं। जब ये हमारे अंदर स्थापित हो जाता है तब हमारा स्व पूरी तरह आकार ले लेता है। अगर हम आज के इस पूरे सफर पर पीछे मुड़कर देखें तो ये एक बहुत ही अद्भुत वास्तुकला की तरह नजर आता है। बिल्कुल, एक ऐसी वास्तुकला जो ईंट गारे से नहीं बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी हरकतों से बनी है। इसे हम अंतःक्रिया की वास्तुकला कह सकते हैं। ये शुरू होती है एक छोटे से जैविक आवेग से, फिर वो क्रिया बनती है, क्रिया से संकेत निकलता है, और जब संकेतों का अर्थ साझा होता है तो वे सार्थक प्रतीक बनते हैं। हाँ, और सार्थक प्रतीकों से भाषा बनती है। भाषा से हमारे भीतर एक आंतरिक संवाद शुरू होता है जो हमारा मन बनाता है। उस मन में मैं और मुझे का टकराव होता है जिससे हमारा स्व या पहचान उभरती है। और अंत में जब ऐसे अनगिनत स्व एक दूसरे से रोज टकराते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसी से इस समाज का निर्माण होता है। क्या बात है। जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने हमें सिखाया कि हम इंसान सिर्फ इस बड़ी सी सामाजिक मशीन के बेजान पुर्जे नहीं हैं। हम रोज अपनी बातचीत, अपने शब्दों और इशारों से इस समाज को फिर से बुनते हैं। एकदम सही। स्व कोई दी हुई चीज नहीं है, ये ताउम्र चलने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया है। और समाज भी बाहर नहीं
हमारे अपने ही अंदर धड़कता है। आज की इस